हेलो किड्स। पार्ट वन में हमने पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में फैला हुआ था, जो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे थी। इसका डेवलपमेंट 2700 बीसी में शुरू हुआ था और 1900 बीसी में ये सिविलाइजेशन खत्म होने लगा था। इसका एक्सटेंशन प्रेजेंट डे इंडिया और पाकिस्तान में था। बॉर्डर को यहाँ पे डार्क ब्लू कलर से शो किया गया है। इस खुदाई में जो मेजर सिटीज मिली हैं वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, कालीबंगन इंडिया राजस्थान में है, धोलावीरा और लोथल गुजरात में है और राखी गढ़ी हरियाणा में है। इस सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे इनकी टाउन प्लानिंग, वाटर और ड्रेनेज सिस्टम और हाउस बिल्डिंग मेथड्स। हमने अलग अलग सिटीज की स्टडी भी की थी और अपने एविडेंसेस भी वहां से इकट्ठा किए थे, जैसे हमने लोथल, धोलावीरा और मोहनजोदड़ो के बारे में पार्ट वन में पढ़ा था। इस पार्ट टू में उन एविडेंसेस के बेस पे हम वहां के लोगों की लाइफ स्टाइल की स्टोरी बनाएंगे। लाइफ इन द सिटी, कि वहां के शहर के जो लोग थे उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। जब हम सिटीज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अर्बन लाइफ की, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। रूरल लाइफ में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, उन्हें काफी स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए भी, जैसे पानी के लिए, बिजली के लिए। आज भी हम जिन सिटीज में रहते हैं वहाँ वाटर अरेंजमेंट्स होते हैं, रोड्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट होता है। हमें सिटीज में रहने वाले लोगों को फार्मिंग नहीं करनी पड़ती, हमें फूड फार्मर्स प्रोवाइड कराते हैं जिनके पास बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, और सिटीज से वे लोग दूर रहते हैं, वहां पे खेती करते हैं और अपना जो फूड है वो ग्रो करके वो शहरों तक पहुंचाते हैं। ठीक इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज भी थी। इनके इकोनॉमिक ग्रोथ का जो बेस था वो एग्रीकल्चर था, खेती थी। इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए कुछ टूल्स भी बनाए थे जो खुदाई में मिले हैं, जैसे प्लाव और बफेलो ड्रॉन कार्ट भी यहाँ पे मिली है विथ ड्राइवर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये इनका यूज खेतों को डिग करने के लिए किया करते थे। ये दूर से पानी लाके अपने खेतों में भी डाला करते थे, जिसे कहते हैं इरिगेशन। और हमें धोलावीरा में जो वाटर टैंक मिला था उससे हमें ये भी पता चला था कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं और जो पानी को बरसात के मौसम में जमा करते हैं, थ्रू आउट द ईयर इसका यूज ये अपनी खेती के लिए करते हैं। सिटीज में रहने वाले जो लोग थे वो डिपेंडेंट थे कंट्री साइड के लोगों पे, जो उनके लिए फूड ग्रो करते थे और उसकी सप्लाई सिटीज को करते थे। इनका प्रिंसिपल फूड था वीट, गेहूं जिसे हम कहते हैं, गेहूं की रोटी, वो ये लोग खाया करते थे। इसके अलावा ये बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सेसमी, मस्टर्ड, ये सब चीजें भी खाया करते थे। ये एनिमल रेयरिंग तो करते ही थे और ये कैटल, शीप, गोट और बफेलो की रेयरिंग करते थे। इसके अलावा ये फ्रूट भी कलेक्ट करते थे और हंटिंग भी किया करते थे, जो कि ये नियोलिथिक एज में भी करते थे। और ये एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कल्चर था, लेकिन यहाँ ट्रेड भी हुआ करता था। ट्रेड का मतलब है कि एक चीज का दूसरी चीज के साथ एक्सचेंज करना, यानी कोई सामान किसी को मिलता था और उसके बदले उससे कुछ खाना मिलता था। सिटीज के लोग खेती नहीं करते थे, कुछ फार्मर ही बहुत सारे लोगों के लिए फूड प्रोड्यूस कर लेते थे और ये फार्मर जो गांव में रहते थे खेती करते थे। बाकी लोग जो शहरों में रहते थे वो क्या करते थे, वे लोग दूसरे लोगों के लिए डेवलपमेंट का काम करते थे, जैसे पॉटरी मेकिंग, क्राफ्ट, वीविंग और दूसरे तरह के इन्वेंशन, जो भी उस समय की जरूरत थी उसके अकॉर्डिंग इन्वेंशन का करने का काम किया करते थे। ये लोग इन चीजों को एक्सचेंज करते थे फूड के बदले। शहर के लोग ये सब सामान बनाते थे, गांव के लोगों को देते थे और गांव के लोग इसके बदले इन्हें खाना देते थे। ये अपना सामान उन्हें देते थे और वो अपना सामान इन्हें देते थे। तो ये चीजों का जो एक्सचेंज है इसे कहते हैं ट्रेड। और इन सिटीज की जो लाइफ थी वो भी ट्रेडिंग सोसाइटी थी। यहाँ पे कॉमर्स भी होता था, व्यापार भी होता था, यानी दुकानें थी, व्यापार होता था, सामान खरीदा और बेचा जाता था। उसके अलावा ये लोग कैटल भी पालते थे और उसको चराने भी जाते थे और उनके जो ग्रास लैंड थे उनमें ग्रेजिंग भी करवाते थे। और आर्ट और क्राफ्ट भी यहाँ पे काफी डेवलप हो गया था।
जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, हमने पहले भी कहा, तो हम एक्सचेंज की बात करते हैं, पर इस एक्सचेंज को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। जैसे हम आज करते हैं, हमने हर चीज की वैल्यू रुपीज में डिफाइन कर दी है, फिक्स कर दी है, और जब हमें वो सामान लेना होता है तो हम उसके बदले उतने रुपीज देते हैं और हम सामान खरीद लेते हैं। तो अब हम किसके बदले कितना सामान देंगे, तो हम उसको तोलते हैं। आपने देखा होगा, आलू लाते हैं, दालें लाते हैं, तो हम तोलते हैं, तो हमें तोलने के लिए चाहिए एक स्केल पेन, तराजू। और ठीक इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी तराजू का यूज करते थे, क्योंकि कॉपर के जो स्केल पेन है वो मिले हैं। अब तराजू के साथ साथ आपको क्या चाहिए होता है? वेट्स। ये लोग भी वेट्स का यूज करते थे। इनके वेट्स रेक्टेंगुलर साइज के थे और ये इसे एक प्रकार का स्टोन जो था उससे बनाया करते थे। ये एक रेशियो में थे, 1:2, 4, 8, 16, 32, इस तरह के एक रेशियो में बनाए गए थे। और जो 16 नंबर का जो बांट था रेशियो का, वो सबसे ज्यादा यूज होता था, क्योंकि वो हमें हड़प्पा में हर जगह खुदाई में मिला है। और सबसे जो छोटा बांट था इनका, वो हमारा जो यूनिट है ग्राम की, जिसको हमने स्टैंडर्डाइज किया है, उसके हिसाब से 0.856 ग्राम का था। अब ये चीजें, जब इनके पास तराजू था और वेट्स थे, तो ये चीजें तोल करके एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया करते थे। तो पहले ये इंपोर्ट करते थे, बहुत सारी चीजों को खरीदते थे। तो ये कहाँ से क्या क्या खरीदते थे? कॉपर खरीदते थे राजस्थान और ओमान से, टिन खरीदते थे अफगानिस्तान और ईरान से, और गोल्ड खरीदते थे कर्नाटका से। प्रेशियस स्टोन जो थे वो गुजरात, अफगानिस्तान और ईरान से खरीदे जाते थे। ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होते थे। इन सबको यूज करके ये अपने प्रोडक्ट बनाते थे। और वो क्या प्रोडक्ट थे? गोल्ड ज्वेलरी, आइवरी सील्स और बॉक्सेस, टिम्बर, कॉटन टेक्सटाइल, कॉपर एंड ब्रॉन्ज क्राफ्ट, कार्नेलिन और प्रेशियस स्टोन के बीड्स भी बनाते थे। और ये सब सामान बना करके दूसरी जगहों को बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे। जिस समय भारत पर इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक उसी समय मिडिल ईस्ट में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था। और इंडस वैली से जुड़ी कई सारी चीजें, उनके बारे में डिस्कशन मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन में मिलता है। और पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग और मेसोपोटामिया के लोग आपस में ट्रेड भी किया करते थे। और मेसोपोटामिया के लोग इस एक्सचेंज को पानी के थ्रू करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, इनके साथ जो कांटेक्ट था वो जहाजों के थ्रू करा करते थे और अपना सामान इधर से उधर एक्सचेंज करते थे, ट्रेड करते थे। और ये जो मेसोपोटामिया के लोग थे, ये इंडस वैली के लोगों को मेलुहा कहा करते थे। तो ये उस समय भारत को या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मेलुहा के नाम से भी जाना जाता था। अब हम बात करते हैं यहाँ के लोगों के क्लोथ्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि न्योलिथिक एज के लोग एनिमल स्किन के बने कपड़े पहनते थे, और इस एज का एंड होते होते इन लोगों ने कॉटन ग्रो करना सीख लिया था। मेहरगढ़ जो साइट थी नियोलिथिक, वहां पर कॉटन शायद सबसे पहले ग्रो किया गया था। और इंडस वैली के जो लोग थे, वो वर्ल्ड में पहले लोग थे, दे आर द फर्स्ट वन, जिन्होंने स्पिन और वेविंग करना शुरू किया था कॉटन से। ये हमें ऐसे पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो में हमें सिल्वर वास और सम जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स थे, उनकी जो लिड है, उन पे कुछ रियल एक्चुअल पीस जो क्लॉथ है वो अटैच मिला है। ये इसका एक पिक्चर है। इसके अलावा स्पेंडल वर्ल्स भी मिले हैं, जो टेराकोटा और फ्यांस के बने हुए थे। फ्यांस एक ऐसा मटेरियल है जो कि नेचुरली नहीं मिलता, नेचर में नहीं होता, पर हम उसे अपने आप जनरेट करते हैं, आर्टिफिशियली बनाते हैं। तो इससे ये भी हमें पता चलता है कि ये लोग इतने एडवांस थे कि ये नए मटेरियल बनाना भी जान चुके थे। और इन स्पिंडल वर्ड्स का यूज ये लोग अपनी सिलाई में करते थे। इसके बीच में छेद होता था, जिसमें धागा डाल करके ये अपना कॉटन प्रोड्यूस करते थे। अब एक मूर्ति मिली है। ये एक होने को इस एज में जो राजा हैं, उनके बारे में कुछ बहुत डिस्कशन नहीं है कि यहाँ पे कोई पावरफुल अथॉरिटी काम करती थी इस रीजन में या कोई राजा हुआ करते थे, ऐसा कुछ नहीं मिला है खुदाई में। पर ये मूर्ति मिली है, तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये कोई प्रीस्ट किंग की मूर्ति है। बहुत ही फेमस मूर्ति मानी जाती है ये।
और इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चलती है, देखिए ध्यान से देखिए तो आपको लगता है कि ये एक आदमी की मूर्ति है जिसने ऊपर हेडबैंड पहना हुआ है और एक कपड़ा पहना हुआ है जिसके ऊपर काफी फ्लावर्स बने हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये लोग जो कपड़े थे उनमें एम्ब्रॉयडरी करना भी जानते थे, एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहनते थे और इस तरह के इनके क्लोथ्स रहे होंगे। तो और बटन भी बनाना जानते थे, ये बटन बनाते थे और उनका यूज करते थे अपने कपड़ों को डेकोरेट करने में। तो शायद जो मेल पर्सन थे वो ऐसे कपड़े पहनते थे, एक कपड़ा लेते थे और उसे ओढ़ लेते थे और उस कपड़े में बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी हुआ करती थी। और फीमेल की एक मूर्ति मिली है जिसके बेसिस पे कहा जाता है कि फीमेल की ड्रेस कुछ ऐसी होगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सिर्फ क्लोथ्स बनाना ही नहीं जानते थे, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी काफी एडवांस थी और उन्हें सेंस ऑफ फैशन भी था। वे एम्ब्रॉयडरी करना जानते थे, बटन्स बनाना जानते थे और उनका यूज अपने कपड़ों के डेकोरेशन में भी करना जानते थे। उसके बाद हमें मिली है बच्चों के टॉयज मिले हैं जिसमें बुलक कार्ड्स है, पॉटरी है और क्ले शेप्स हैं, स्पिनिंग टॉयज हैं, मार्बल्स हैं। तो ये उस समय की जो लिविंग कंडीशन थी उनके बारे में हमें बताती हैं कि उसमें बुलक का यूज हुआ करता था, कार्ट यूज होती थी। देखिए व्हील भी आपको छोटा सा दिखाई देगा, इसका मतलब व्हील अच्छे से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता था। इसके अलावा है बच्चों के गेम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे डाइस मिले हैं जिनमें नंबर्स लिखे हैं। आजकल भी हम इनका यूज करते हैं और हम लूडो खेलते हैं और स्नेक एंड लैडर खेलते हैं इनसे। तो ये जो गेम था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जानते थे और उनके फेवरेट गेम्स में से एक ये था। और सोचिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में गेम चल रहा था और आज भी हम इस गेम को खेलते हैं, तो कितना लंबा पीरियड इस गेम ने सर्वाइव किया है और आज भी ये सबसे ज्यादा फेवरेट गेम है। ऑनलाइन भी हम लोग लूडो खेला करते हैं। फिर है आर्ट एंड क्राफ्ट। किसी भी सिविलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका आर्ट और क्राफ्ट, और वो हमें इंफॉर्मेशन देता है उस समय की जो लिविंग स्टाइल थी उसके बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में। यहाँ हमें मिली है एक स्टैचू जो एक डांसिंग गर्ल की है। ये ब्रॉन्ज एक मेटल है उससे बनी हुई है और ये कल्चरल आर्टिफैक्ट है। इसकी लार्ज आईज हैं, फ्लैट नोज है, कर्ली हेयर्स हैं और ये टॉल है ये लेडी जिसके लॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स है। इसने कुछ बैंगल्स भी पहने हैं। इसके लेफ्ट हैंड में 25 बैंगल्स हैं जबकि राइट आर्म में इसने 4 बैंगल्स पहने हैं। उसने अपने बालों में बन भी बनाया हुआ है। तो ये सब चीजें हमें उस समय जो लाइफ स्टाइल है वहाँ की फीमेल का वो हमें बताता है। ये बताता है कि वे लोग मेटल कास्टिंग जानते थे, मतलब कि मेटल को शेप देकर के कुछ स्ट्रक्चर बनाना ये वो जानते थे। इसके अलावा डांसिंग जैसा इंटरटेनमेंट भी उनकी लाइफस्टाइल का पार्ट था। ये स्टैच्यू बनी है ब्रॉन्ज की जो नेचुरली नहीं मिलता है, इसे कॉपर और टिन को मिला के बनाया जाता है। और इससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग 2 मटेरियल्स को मिला के एक नया मटेरियल भी बनाना जान चुके थे। इसे हम आज की भाषा में मटेरियल साइंस में इसे मेटलर्जी कहा जाता है कि हम 2 चीजों को मिलाते हैं, 2 मेटल्स को एक नया मेटल डिजाइन करते हैं। तो ये लोग इतने एडवांस थे कि ये मेटलर्जी से भी इन्होंने मेटलर्जी भी एक्सप्लोर की थी और ब्रॉन्ज जैसा एलिमेंट मेटल बनाना जानते थे और जिसका यूज ये अपने वेपन्स और वेसल में करते थे बनाने के लिए। एक्चुअली जो कॉपर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है ब्रॉन्ज, ये आसानी से टूटता नहीं है, तो इसलिए ये इसका यूज जो थे वेपन्स के लिए किया करते थे, ये स्ट्रांग होता है। फिर थे इनके ऑर्नामेंट्स। ये बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाते थे जिसमें गोल्ड के, सिल्वर, कॉपर, आइवरी, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स के भी बनाते थे। इसके अलावा बोन्स और शेल्स के भी ये ऑर्नामेंट्स बनाया करते थे। ये एक ब्राउनिश रेड कलर का स्टोन होता है कार्नेलियन, इसको भी यूज करते थे और इसके ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे। इसके अलावा ये पॉट्स मेकिंग करते थे। पॉट मेकिंग तो न्यूलिथिक के एंड में भी शुरू हो गई थी, पर ये इनकी खासियत है कि ये सिरामिक और टेराकोटा के पॉट बनाते थे, मतलब कि अर्थन पॉट बनाते थे और उन्हें बेक करते थे। और ये बेक करने की जो प्रोसेस है ये हमें मिली है उस समय के ब्रिक्स में भी मिली है। तो ये उनके एडवांसमेंट और आर्ट और क्राफ्ट को शो करता है, जानते थे। इसके अलावा हमें सील्स मिली हैं। लोथल में बहुत ज्यादा सील्स मिली हैं और टोटल ये 2000 टाइप्स की सील यहाँ पे पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये सील्स क्या होती हैं? सील्स क्या है कि
एक प्रकार के स्टैंप है। जैसे हमने कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, आपने खुद नहीं जाना है, किसी के हाथ से भेजना है। जैसे कि हमारे लेटर्स आते हैं या आजकल कोरियर आते हैं, अमेज़न, ये सब हमको ऑनलाइन भेजते हैं चीज़ें। तो ये कैसे भेजते हैं? ये किसी में पैकिंग करते हैं और पैकिंग से ऊपर बंद कर दिया जाता है, टाइट सील कर दी जाती है चीज़ें, ताकि कोई भी रास्ते में उसमें से कोई सामान निकाल ना सके। तो अब जब वो ये जो शॉपकीपर होता है वो अपना सामान पैक करता है, अमेज़न के जो लोग होते हैं उन तक ये सामान पहुँचाया जाता है। उसके बाद वहाँ से ये सामान दूसरे शहर में आता है और फिर ये हमारे घरों तक लोकल लेवल पे पहुँचाया जाता है। तो इतनी लंबी प्रोसेस में हमारा सामान कहीं खो ना जाए, कोई उसको ले ना ले या उसमें से कुछ आधी चीज़ निकाल ना ले, तो इस सब को हम कैसे सिक्योर करते हैं? हम उसको ऊपर से बंद कर देते हैं, उसको टाइट कर देते हैं, उसको सील कर देते हैं, उसे चिपका देते हैं और बहुत सारे मेथड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा सामान सिक्योरली वहाँ पे पहुँच जाए। ये लोग भी इसी मेथड का यूज़ करते थे। अगर इन्हें सामान पहुँचाना था, तो ये बैग को ऊपर से एकदम टाइट कर लेते थे, टाइट करके एकदम बंद कर लेते थे। उसके अलावा ये इसके ऊपर एक वेट क्ले लगाते थे और क्ले के ऊपर सील को प्रेस कर दिया जाता था। तो सील का डिज़ाइन जो था, वो उस वेट क्ले पे आ जाता था और सूखने के बाद एकदम टाइट हो जाता था। तो अगर ये जो मिट्टी का वेट क्ले था, ये सूख जाता था, तो उसके बाद अगर ये किसी ने यूज़ किया है या इसने किसी ने खोला है, तो ये सील जो थी मिट्टी की टूट जाती थी। तो इससे ये कंफर्म करते थे कि ये किसी ने खोला नहीं है, ये पैकेट जैसा चला था, जैसा सामान ट्रेडिंग के लिए भेजा गया था, वो सामान वैसे ही मिला है। तो ट्रेडिंग में सील्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और लोथल जो था इनका इंडस्ट्रियल हब था, इंडस्ट्रियल सेंटर था, इसलिए लोथल में बहुत ज़्यादा ये सील्स मिली हैं। और इसके अलावा जो इम्प्रेशन ऑफ सील है उसे हम सीलिंग कहते हैं, सीलिंग प्रोसेस कहते हैं। स्क्राइब्स जो थे वो, क्योंकि आपको सील बनानी है तो आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो स्क्राइब्स जो थे वो सील बनाने का काम करते थे, जिनको पढ़ना लिखना आता था और इन सील्स का प्रिपरेशन करते थे। बाद में ये लोगों को दिया करते थे और वो इसको सीलिंग के लिए यूज किया करते थे। तो इसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनकी सील्स के थ्रू हमें मिलती है। इनकी सील्स रेक्टेंगुलर शेप की होती थी और जो सबसे कॉमनली इनमें सील मिली है वो है एक राइनासोर्स की, जिसका एक सींग हुआ करता था। ऐसा एक एनिमल यहाँ पे दिखता है और इसके ऊपर कुछ लिखा है, कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं। तो ये ऐसा लोग मानते हैं कि शायद ये जो राइनो था ये उस समय इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे एग्जिस्ट करता था और काफी लार्ज पार्ट में ये सर्वाइव करता था, बट समय के साथ ही एक्सटेंड हो गया और आज हमें ये दिखाई नहीं देता है। तो उस समय की जोग्राफिकल कुछ कंडीशंस ऐसी रही होंगी, उसको भी ये शो करता है। इसके अलावा जो मिली है वो एक सील है बोट की, जो बड़ी सी एक बोट है और इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो ये बताते हैं कि ये लोग बोट का यूज करना जानते थे और शायद जो मेसोपोटामिया के साथ इनके ट्रेडिंग रिलेशनशिप थे उनमें ये बोट्स का यूज करते थे। कुछ सील मिली है जिनमें, जो मोहनजोदड़ो में एक सील मिली है जिससे हमें पता लगता है कि ये थिएटर भी किया करते थे। आप देखिए कुछ लोग हैं जो आगे डांस कर रहे हैं, कुछ लोग पीछे खड़े हैं, तो ये सब चीजें शो करती हैं कि ये थिएटर भी किया करते थे, अपना एंटरटेनमेंट भी किया करते थे। तो ये एंटरटेनमेंट भी अपने क्लोथिंग, ट्रेडिंग, पैसा कमाना, बेचना, खरीदना, इन सब के अलावा ये बहुत सारा समय अपने एंटरटेनमेंट में भी बिताते थे। जैसे आज हम टीवी देखते हैं, बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, तो उस समय सब नहीं रहा होगा, पर ये अपने लिए एक ड्रामा अरेंज करना, थिएटर अरेंज करना, ये सब भी किया करते थे। अब है इनके रिलीजियस बिलीव से, कैसी चीज़ों पे बिलीव करते थे। तो ये सील जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रही है वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो एक सील ऐसी मिली है, इसके ऊपर कुछ सिंबल बने हुए हैं जो वहाँ की राइटिंग्स होंगी और नीचे आप ध्यान से देखें तो एक हॉर्न हेड्रेस तरह का कुछ मिला है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा शिवलिंग जैसा, जो हिंदू गॉड है शिवा उनकी तरह शिवलिंग दिखता है। बीच में इसमें लाइंस बनी हैं जो ये दिखाती हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो शिवलिंग है, जैसे हमारे शिवलिंग हम मंदिरों में देखते हैं, टेम्पल्स में, हिंदू टेम्पल्स में देखा करते हैं। तो ये जो शिव थे इनको पशुपति कहा जाता होगा, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, इसलिए बहुत सारे एनिमल्स का भी यहाँ पे सिंबल बने हुए हैं। कालीबंगन और लोथल में फायर एल्टर्स भी मिले हैं, जो है जहाँ पे ये लोग शायद अपने सेक्रीफाइसेस किया करते थे, पूजा भी शायद किया करते थे और ये इन पूजा में ज्यादातर सेक्रीफाइस किए जाते थे, ऐसा इन फायर अल्टर्स को देख करके लगता है। धोलीवेरा में हमें ये सिंबल्स मिले थे, जिसमें एक साइन बोर्ड मिला था जिसपे ये स्ट्रक्चर्स बने हुए थे और इन राइटिंग को देख के हमें ये तो समझ में आता है, इनकी सील और ये राइटिंग्स देख के, कि ये कुछ ना कुछ लैंग्वेज जानते थे।
पर ये लैंग्वेज जो है आज भी मिस्टीरियस है और आज भी हम लोग इसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये क्या लिखा है ये हम आज भी नहीं जान पाए हैं, जो लिखी हुई चीजें हैं। पर क्योंकि जो सामान मिला है उस सामान को देख के हमने इनकी एक लाइफ की स्टोरी बनाई है। मेडिसिन का भी यूज किया करते थे और इनको कुछ नॉलेज थी उसकी, क्योंकि हमें मिली है कैटल बोन्स, हॉर्न ऑफ डेयर एंड एंटीलोप्स, कोरल्स, नीम ट्रीज की लीव्स भी मिली हैं। तो ये सारी चीजों की मेडिसिनल वैल्यू होती है, ये बीमारियों में, अलग अलग बीमारियों में यूज की जाती है, हम भी आज भी इनका यूज करते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये लोग शायद कुछ मेडिसिन अपने जब बीमार होते थे तो उसका यूज ये सब करके भी अपने आप को ठीक किया करते थे। और उससे सबसे बड़ी जो चीज मिली है वो है कि फर्स्ट डेंटिस्ट इन द वर्ल्ड, इनको प्रोटो डेंटिस्ट्री जो है, डेंटिस्ट्री उसकी नॉलेज थी। ये अपने दांतों को, अगर आपका दांत खराब हो गया है तो उसको भी रिपेयर कर सकते थे। और क्योंकि हमें ह्यूमन टीथ ड्रिलिंग जो है लिविंग पर्सन पे, वो हमें मिली है मेहरगढ़ पे। तो मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, हमने नियोलिथिक साइट पे भी ये पढ़ा था और ये उसी पार्ट में है जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो हमें ये पता चलता है कि ये लोग काफी एडवांस थे और मेडिसिन और टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहे थे। पर ये इतनी फ्लरिश करी ये जो सभ्यता थी और इसमें बहुत कुछ एडवांसमेंट था, लेकिन ये धीरे धीरे खत्म हो गई। और हमने देखा कि ये जब खत्म हुई तो 1900 बीसी के आसपास ये एंड हो गया इस सभ्यता का। पर तो ये क्यों हुआ? जैसे कि माना जाता है कि मोहनजोदाड़ो जो है उसका मीनिंग ही मोहनजोदाड़ो का है माउंट ऑफ डेड, क्योंकि जब वहां खुदाई की गई तो बहुत सारे स्कल्स, बोन्स ये सब मिले, तो लोगों ने इसका नाम ही रख दिया मोहनजोदाड़ो। तो ये स्कल और ये सब मिलने से हमें पता चलता है कि वहां पे कुछ लोग दब के मर गए। अब कैसे मर सकते हैं? सबसे पहले हम पे कोई हमला कर दे तो हम मर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इंडो यूरोपियन ट्राइब जो थे आर्यंस, उन्होंने इंडिया में इन्वेट किया और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इलाका था उस पर कब्जा कर लिया और वहां के लोगों को की जो सभ्यता थी वो खत्म करके अपनी सभ्यता वहां पे स्टैब्लिश की। दूसरा एक ग्रुप हिस्टोरियंस का वो कहता है कि पहले सरस्वती नदी हुआ करती थी जिसका ऋग्वेद में बहुत ज्यादा वर्णन है, गंगा और यमुना का उतना वर्णन नहीं है। तो उस समय कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए, अर्थ का इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंजेस हुए, जिसकी वजह से सरस्वती नदी सूख गई या फिर उसने अपना रास्ता जो था, पाथ जो है, चेंज कर लिया था। तो जब नदी वहां नहीं थी तो इसके किनारे जो थी सिविलाइजेशन भी सफर करने लगा और लोग वहां से चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि वहां कोई बहुत बड़ा फ्लड आया जिसमें सब कुछ बह गया। कुछ लोगों का मानना यह भी है क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, उनको फ्यूल की जरूरत थी, बहुत सारी चीजों की जरूरत थी, तो इसकी वजह से उन्होंने नेचर को बहुत डैमेज कर दिया था और डिफॉरेस्टेशन भी हो गया था। तो जानवरों को चराने के लिए फील्ड नहीं बचे थे और लोगों को खाना और ये सब चीजों के लिए पानी की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होगा तो पानी नहीं होगा। तो इस वजह से लोग यहाँ छोड़ के चले गए। और ये इलाका जो है वो डेजर्ट के पास है। आज हमने देखा है कि डेजर्ट था, तो शायद पहले उतना डेजर्ट नहीं रहा होगा और धीरे धीरे ये फर्टाइल लैंड जो थी वो डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगी और एरिया जो था वो इनफर्टाइल हो गया। जब वहां पे इनफर्टाइल हो गया तो खेती करना बहुत ही मुश्किल हो गया, पानी की प्रॉब्लम हो गई। तो ये सब चीजों की जब डिफिकल्टी उनको जीने में आई तो उन्होंने वो जगह छोड़ दी और वो दूसरी नदियों के किनारे जाकर के बसने लगे, जहां पे उनको फर्टाइल लैंड मिलने लगी, जो है गंगा और यमुना का किनारा, जहां पे नदी में के पास फर्टाइल लैंड थी और ये लोग आराम से जाके अपनी खेती वहां पे कर सकते थे। तो उन्होंने अपना जो जगह थी वही छोड़ के दूसरी जगह में जाके ये सेटल हो गए।